हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, एक्चुअली काफ़ी टाइम से मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने पूरा सिलेबस तो कर ही लिया है, और वैसे भी हमने काफ़ी सिलेबस कर चुके हैं, हम 12th का ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। तो अब जो हम करेंगे वो हम चैप्टर वाइज का रिकैप करेंगे। ये जो अभी मैं कुछ टाइम के लिए लेक्चर जो बनाऊंगा वो चैप्टर वाइज रिकैप करने हैं। चैप्टर वाइज रिकैप मतलब लाइक जैसे हमारे 15 चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड सो ऑन। मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे 15 चैप्टर है और हमारा एक लेक्चर एक चैप्टर पे रिकैप हो जाए, सो दैट आपको एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे अपना रिकैप ऑफ क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3। तो ऐसे ही चैप्टर नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे चलता रहेगा। 1, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड में किया वैसे ही थर्ड में करेंगे। तो जैसा हमें पता है कि हमारा जो चैप्टर थर्ड है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिकैप से फायदा ये होता है कि हमें एक क्लास के अंदर पता लग जाता है कि हमने क्या कुछ स्टडी किया है। ओके, दिस इज द चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास काफी टॉपिक थे। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास था, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, ईएमएफ के बारे पढ़ा, सेल के बारे पढ़ा, किरचॉफ लॉ, नाउ पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस बार कुछ सिलेबस कटा भी हुआ है, तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है तो वो आप देख लीजिएगा कौन से सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक था इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने वॉल्यूम में है। तो वॉल्यूम के लिए हमें एरिया इंटू लेंथ लेना पड़ेगा अपॉन टी। मान लो ये हमने कहा था कि एक हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को हमने किसी बैटरी के साथ लगा दिया तो इस पूरे, मान लो इसकी लेंथ है L और इसका एरिया बेटा हमारे पास है A। तो इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम है, मतलब इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसमें हम पहले एरिया लेंगे, देन लेंथ लेंगे। एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो इस पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो ये हमने चार्ज कहा था, तो हम इसको कहेंगे NEA L/T, जिसको हमने कहा था NEA VD। अब यहाँ पे जो VD है वो क्या है? लेंथ बाय टाइम को मैंने VD लिखा है, जिसका नाम हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब बैटरी लगेगी तो यहां से यहां तक जाएगा, L लेंथ कवर करेगा T टाइम में। सो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस P to Q, which is L in time T, which is called drift velocity। तो सेकंड टॉपिक भी हमारा यही था कि बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जैसा हम कह चुके हैं कि बिफोर बैटरी, अगर मान लो मैं इस कंडक्टर के साथ ये बैटरी नहीं लगाता, ये जो बैटरी है E, सपोज हमने इस कंडक्टर के साथ ये बैटरी नहीं लगाई, डिस्कनेक्ट कर दी, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर
हम सिंपल एक कंडक्टर बना लेते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जिगजैग पाथ रहेगा बेटा। जिगजैग पाथ मीन्स हम ये कहते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज 0. सो व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट E नॉट इक्वल टू 0, यहां पे E 0 था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की. व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन सब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइन में आ जाएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेंगे, क्योंकि नाउ वी अप्लाई बैटरी. तो बैटरी लगाने से क्या था कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चलना स्टार्ट हो जाएंगे. देन हम कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन कैसे किया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो हमें फाइनली जब टाइम 0 नहीं है, मतलब t है, उस टाइम के बाद उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u उसकी इनिशियल 0 है, a t. अब इस बैटरी के लगने से, इस बैटरी की वैल्यू है E, तो इसमें एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कहा था कि ma के इक्वल होता है. तो यहां से इसका एक्सेलरेशन आ जाता है QE/m. तो a हमारे पास, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उनका एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया QE/m. तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है बेटा. So this battery, basically this battery apply a electric force on electron in a conductor. So that's why electron move. This is the electric force. Due to this force, electron move from point P to Q. तो अगर इलेक्ट्रॉन P से Q जा रहे हैं बेटा, तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स हो गया ma के इक्वल. नाउ इन दिस केस फोर्स इज QE, तो यहां से a आ गया QE/m. अगले केस में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, QT इज इक्वल टू QE/m. ये तो 0 है. t यहां पे होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम. तो t इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. तो यहाँ टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अब ध्यान से सुनना. मोस्ट ऑफ द बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब P से Q जा रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये आगे जा रहा है, इसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच एक गैप है. तो इस इलेक्ट्रॉन का जो गैप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, उनके बीच गैप हो गया ना बेटा, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच जो गैप है, ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को जितने टाइम में कवर करेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. ओके, सो रिलैक्सेशन टाइम को हम सिंबल टाउ से डिनोट करते हैं. सो हियर वी प्लेस टाउ. सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है बेटा, देखिए जल्दी इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. और इसमें हम थोड़ी सी एक बात और बता देते हैं इलेक्ट्रिक करंट में. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा, अब देखिए इसकी डायरेक्शन है. अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं P से Q. तो एक होता है इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉनिक करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट जो फ्लो कर रहा है हमारा P से Q, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है. और एक होता है कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा, Q से P. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं P से Q, ठीक है, वो तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन के नाम पे. और जो इसके अपोजिट होता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट. ठीक है, और जो करंट है, अब इसकी डायरेक्शन हमें पता लग गया कन्वेंशनल की.
कि डायरेक्शन इसकी है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, क्लियरली पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। बट अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, उसकी डायरेक्शन तो है, स्टिल हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब इसकी डायरेक्शन होते हुए भी हम इसे कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर वो होता है जो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अलजेब्रिक, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। अब ये क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसे हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है बेटा? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर है। स्टिल इसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोबिलिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दिस इज योर फर्स्ट पेज। अब मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, सो थर्ड टॉपिक करवा रहा हूं मैं अभी। सेकेंड पेज, जब आप स्क्रीनशॉट, वो भी आपके लिए इजी रहेगा पेज को फॉलो करना। नाउ मोबिलिटी। बेटा मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? मोबिलिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्योंकि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी निकाली थी कि ये क्यू ई बाई एम इंटू टाउ होता है, अपॉन ई आ गया, ई से ई कैंसल आउट, तो इट बिकम क्यू टाउ बाई एम। तो ये मोबिलिटी आ गई हमारे पास। मोबिलिटी बेसिकली हम यही कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी का कई बार हमने देखा है कि यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा? देखिए बिल्कुल फॉर्मूले से पता लग रहा है कि टाउ हमारा टाइम है, क्यू हमारा चार्ज है, एम मास हो गया। एक तो यहां से भी यूनिट बन सकता है इसका, तो इसका एसआई यूनिट अगर हम निकालें तो कोशिश करें कि जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वहीं से निकालें। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। वहां से भी निकाल सकते हैं हम। अब जैसे वहां पे चार्ज है, तो चार्ज को हम कह सकते हैं कूलम, टाउ टाइम होता है तो सेकेंड पर केजी। लेकिन मोस्टली यही पूछते हैं आपसे। नंबर 4, मोबिलिटी के बाद आता है बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी हमने क्या बोला था कि करंट होता है NEA/VD, ये रिलेशन है। अभी जस्ट पहले टॉपिक में देखिए, ये हमने अभी रिलेशन ड्राइव भी की, ड्राइव करने को आ सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। मेरी कोशिश है बेटा, आई ट्राई कि आज के ही लेक्चर के अंदर, आज की क्लास के अंदर ही हम पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिकैप ले लें। ठीक है,
तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, हमें पता है ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। इसका प्रूफ पूछ सकते हैं हमसे, तो प्रूफ में हमने क्या किया था, वी नो ये रिलेशन कि I इज इक्वल टू NEA VD होता है बेटा। सो वी कैन राइट NEA VD की वैल्यू लिख दो QE बाई M इंटू टाउ। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ही है, so we can place Q is equal to E here. So now it become N E or E square, so E tau by M. And we also know कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लास्ट चैप्टर के रिकैप में भी पढ़ा हमने कि V by L होता है, इसे इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट कहते हैं। ये चैप्टर 2 में पढ़ा था पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर। तो E की वैल्यू को V by L बेटा यहां पुट कर दो, इट बिकम V by L। और फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट V। तो V कैसे आएगा, ml को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड टर्म, और N E स्क्वायर 8 को नीचे ले लो इंटू I, और फिर हमने इसको क्या पुट किया था R, so it become V is equal to IR. Here we put ml upon N E square 8 tau, N E square 8 tau is equal to R. So this is resistance, this is your Ohm's law. ये डेरिवेशन आ सकती है एक नंबर के अंदर। हमें ये भी कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला अगर रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है तब भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है बेटा, ठीक है। देखिए इसको, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नाउ दिस इज योर सेकंड पेज। हम ऊपर वाला ले लेते हैं ये। सिक्स टॉपिक आता है बेटा रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा था इसको। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो रेजिस्टेंस जरूर होगा बेटा, बिकॉज वी नो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं तो करंट को बहुत सारी चीजें हैं जो रेजिस्ट करती हैं, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्योंकि ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते कि रेजिस्टेंस कैसे लगता है, वैसे भी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में अपनी, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। हमें इतना पता है कि इफ दिस इज अवर कंडक्टर और अगर इसकी लेंथ है L और ये है इसका एरिया, तो वी नो रेजिस्टेंस जो करंट को रेजिस्ट करता है, करंट को रेजिस्ट करने का मतलब होता है, क्योंकि हमें पता है करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे हैं तो उसको रेजिस्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट इलेक्ट्रॉन ही करेगा। कैसे, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं P पॉइंट से Q पॉइंट तक, तो जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा ऐसे, पहली बार जितनी लंबी लेंथ होगी उतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलेगा और उतना दूसरे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो कोलाइड करेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जितना ये जो एरिया है कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन के लिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन को कम एरिया लगेगा, देखिए कहां तो एरिया इतना है, कहां एरिया छोटा सा है, तो छोटे से एरिया में जब वो जाएगा ज्यादा टकराएगा, बड़े एरिया में जाएगा तो नहीं टकराएगा। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है, ये हम पढ़ के आए हुए हैं। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट आ जाता था बेटा, जिसे हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी एक ही मेटल के लिए कांस्टेंट होती है, बट एक पर्टिकुलर मेटल के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। अब ये कंडक्टर की लेंथ आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जितनी मर्जी इंक्रीज कर दो, उसके अकॉर्डिंग एरिया चेंज करते रहो, तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी उतनी रहेगी। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर हम कहते हैं कि वी हैव टू मटेरियल, सपोज ए एंड बी, दो मटेरियल है, तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। अब हम निकाल लेंगे नेक्स्ट केस में रेजिस्टिविटी का फार्मूला। ये रीकैप जो चैप्टर्स का होता है, ये काफी काम आता है हमें फाइनल बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। नाउ वी वांट टू फाइंड रेजिस्टिविटी, वैल्यू ऑफ रो यानी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अभी हमने जब पुट किया था ऊपर, जस्ट इससे पहले वाला जो था, ठीक है, ये पेज नंबर आपका 3 चल रहा है। तो हमने क्या बोला था जब पुट किया था, रिकैप पीछे से उठा रहा हूं मैं, कि R इज इक्वल टू ml अपॉन ne² a इंटू टाउ। ये भी हमने जस्ट इससे पहले किया था ओम्स लॉ में पुट। तो इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको 2 कह दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या आएगा, इस वाली टर्म को हम यहां पुट करें तो रो एल अपॉन ए आ जाएगा, एल और ए कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई m अपॉन ne² इंटू टाउ। So this is the derivation of resistivity. SI यूनिट हमें पता है रेजिस्टेंस का होता है ओम्स। अगर हमें देखिए SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो होता है ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देखिए रो रेजिस्टिविटी का सिंबल है, तो इसका हो गया मीटर, एडी का होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटा तो मीटर ऊपर आ गया, इट कैन बी रिटन एज ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेटा SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, देखिए रट्टा लगाने की बजाय ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के हमें मास गिवन है, लेंथ गिवन है, मास लेंथ है, n नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ये चार्ज है, ये एरिया है, ये टाउ हमारा टाइम हो गया, ठीक है। तो इन चीजों को लिखने की बजाय ना आप अपने माइंड में रखना कि हमें ये तो पता ही है ना, इसका मास का m होता है, लेंथ का l हो गया, n नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट कोई होता नहीं इसका, E चार्ज है, चार्ज को हम लिखते हैं एम्पियर t, क्योंकि चार्ज क्या होता है IT। तो हम चार्ज के लिए अगर डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे तो I के लिए A यूज करते हैं, ये हो गया T, तो AT। एरिया का हो गया L स्क्वायर, टाइम का हो गया T, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
सिमिलरली हम रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अगर मुझे आर का पता लग गया, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, एल पता है, ए पता है, तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक हैं, यही लिख देते हैं। करंट डेंसिटी, बेटा ये जे होता है, आई अपॉन ए को बोलते हैं करंट डेंसिटी। 8th हमारे पास है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है कैपिटल जी, यानी 1/r को बोलते हैं कंडक्टेंस। 9th होती है कंडक्टिविटी। बेटा 1/रेजिस्टिविटी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट देखिए, आई थिंक पेज नंबर 4 था और टर्म नंबर थी ये 6, 7, 8, 9, 10। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। देखिए ग्राफ में क्या होता है, हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे मेटल की, फिर अलॉय की, फिर सेमीकंडक्टर की। तो तीनों की रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमें ये देखना है कि रेजिस्टिविटी मेटल की कितनी है, अलॉय की कितनी है, या फिर हमारे सेमीकंडक्टर की कितनी है। इस लेवल पे आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो जैसे अभी हमने फॉर्मूला किया है बेटा रेजिस्टिविटी का, हम लिखेंगे वी नो कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ। सो हम सबसे पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे मेटल के लिए। बेटा मेटल के केस के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है ओनली टाउ पे। मतलब अगर आप कोई मेटल लेते हो, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मास n और e in case of metal are not affected। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिर्फ टाउ पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब सपोज ये आपका कोई मेटल है, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ गई बेटा, इलेक्ट्रॉन फास्ट हो गए, ठीक है, इनकी स्पीड बढ़ गई। अब अगर इनकी स्पीड बढ़ गई तो इनके बीच का जो टाइम होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, आपने स्पीड बढ़ा दी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी से टकराएगा, तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर रिलैक्सेशन डिक्रीज हुआ टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो रेजिस्टिविटी मेटल के केस में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस इतनी बात याद रखना। थोड़ा नहीं समझ आ रहा तो मैं लाइन में लिख देता हूं। When temperature of metal increase, relaxation time decrease, सॉरी उल्टा कह गया मैं, डिक्रीज नहीं होगा ना, क्योंकि टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, हेंस फ्रॉम फार्मूला, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1,
resistivity is increase, रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मेटल के केस में। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे बनेगा, तो इधर हमने लेंगे टेम्परेचर, इधर रेजिस्टिविटी। तो क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ मान के चलते हैं कि यहां से स्टार्ट कर लो कि शुरू में कोई रेजिस्टिविटी नहीं थी, ऐसा नहीं होता। वैसे किसी भी मेटल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पहले से होती है। सो वी कैन टेक फ्रॉम दिस पॉइंट। ये ग्राफ कुछ इस टाइप में बनेगा मेटल के केस में। अब दूसरा ग्राफ देखेंगे हम अलॉय का। अलॉय किसे कहते हैं बेटा, दो या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है। तो जब मिक्सचर बनाएंगे, क्योंकि मेटल का ही मिक्सचर बन रहा है, तो इनका जो ग्राफ होगा अलॉय का, उसमें भी सेम चीज होगी कि अलॉय के केस में भी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम के। तो सेम ग्राफ इसका होगा, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका स्ट्रेट लाइन। अलॉय का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर अलॉय जो होता है उसका कोई एक एग्जांपल। तो निकल, आयरन और क्रोमियम सबसे फेमस है। निकल, आयरन और क्रोमियम, इनको मिला के नाइक्रोम बनता है। तो नाइक्रोम इज ए अलॉय जो कि निकल, आयरन, क्रोमियम तीनों का मिक्सचर है। इसका ग्राफ ऐसा होगा। अगर आप सिर्फ निकल का बनाना चाहो या आयरन का बनाना चाहो या क्रोमियम का बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है मेटल के केस के अंदर, सॉरी सेमीकंडक्टर के केस के अंदर, तो कार्बन का, जर्मेनियम का या सिलिकॉन का पूछते हैं। बाकी आपको पता है कॉपर का आ जाए तो ये बनाना है। अलॉय नेम से ही आता है अलॉय, वैसे मेनली कॉपर का पूछा जाता है। तो मेटल में आपको बनाना है उस टाइप का, अलॉय में स्ट्रेट लाइन। थर्ड हो गया हमारा सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा बेटा, देखिए सेमीकंडक्टर के केस के अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, 1/n एंड टाउ। अलॉय या मेटल, अलॉय या मेटल जो होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टिविटी पे, लेकिन सेमीकंडक्टर में बेटा ये डिपेंड करता है 1/n टाउ पे। क्लियर? n मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीज, ये इसका मतलब है इंक्रीज। इफ टेम्परेचर इंक्रीज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर n is also increase but tau is decrease as case 1 and 2। बेटा सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं देन देयर आर टू चेंजेस। नंबर 1 कि उस सेमीकंडक्टर में जितने भी चार्ज कैरियर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और रिलैक्सेशन टाइम फर्स्ट में भी सेकंड में भी डिक्रीज हुआ तो इसमें भी डिक्रीज होगा। बट इस केस में जो n इंक्रीज है वो डोमिनेट करेगा इसके डिक्रीज को, मतलब इसमें ज्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू दिस। ये चीज रेजिस्टिविटी को कम कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बिकॉज ये दोनों इनवर्सली है। अगर ये कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, बट इसका कम होना जो है वो डोमिनेट हो रहा है n के इंक्रीज होने से, इसलिए रेजिस्टिविटी यहाँ पे डिपेंड कर रही है n पे, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एक्चुअली सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों केसेस में यही होता है। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस टाइप में बनेगा। इधर हमने रखा टेम्परेचर, इस रेजिस्टिविटी, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप में होगा।
पैराबोलिक डाउनवर्ड। नेक्स्ट है बेटा कलर कोडिंग। तो दिस इज योर 10th टॉपिक, पेज नंबर 5 बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जिन्होंने नहीं लिया। लेवंथ है हमारे पास कलर कोडिंग। कार्बन कलर कोडिंग, तो कलर कोडिंग ही लिख देते हैं या ये लिख देते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन, टॉपिक का नाम। तो बेटा कलर कोडिंग में क्या होता है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, मेटल है, तो उनको उनका रेजिस्टेंस निकालने के लिए कलर कोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो कलर कोडिंग में क्या होता है, मार्केट में जाएंगे, हमें रेजिस्टेंस लेके आना है ना। ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो मार्केट जाते हैं, वहां से कहते हैं भैया हमें इतने ओम्स का रेजिस्टेंस दे दीजिए, वो हमें दे देता है। हम सिर्फ उसको देख के बता देंगे कि ये हमारा इतने ओम का रेजिस्टेंस है। कैसे, जो मार्केट के रेजिस्टेंस होते हैं बेटा वो इस टाइप का होता है। तो इसमें 3 कलर होते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 कलर यहाँ पे, लास्ट कलर यहाँ पे। उन कलर को देख के हमें उसके रेजिस्टेंस का पता लगेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज रीकैप चैप्टर है ये, आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये जो कलर होते हैं इनको देख के हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक सीक्वेंस होता है, BBROY, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो पहला हमें ब्लैक कलर होता है, फिर दूसरा ब्राउन होता है, रेड होता है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। और जो लास्ट 4th कलर है बेटा वो या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, गोल्ड ऊपर आएगा, गोल्ड, सिल्वर, या कोई भी नहीं होगा, नो कलर। तो वैसे से ऐसे कहा जाता है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो याद रखने का मेथड है, इसके आगे 0 होता है, 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उसके आगे होता है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, ये 20%। मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कलर जो मार्केट के अंदर है हमारे पास है ब्राउन, ऑरेंज,
ग्रीन और लास्ट कलर है सिल्वर। तो हमें उसका रेजिस्टेंस कैसे पता लगेगा? पहला कलर हमने लिया है ब्राउन, वो 1 है, तो यहाँ लिख दो 1। दूसरा कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज के आगे है 3, तो यहाँ 3 लिख के मल्टीप्लाई साइन। तीसरा कलर हमारे पास है ग्रीन, ग्रीन का ये नहीं लेना, थर्ड लेना है। मतलब हमेशा थर्ड जो होता है कलर, उसमें ये एरो नहीं लेनी होती, हमें ये एरो लेनी होती है। फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट रो, थर्ड में ये वाली रो, और उसके बाद आता है प्लस माइनस। जो फोर्थ कलर है कौन सा है? फोर्थ कलर इनमें से होगा कोई, या तो गोल्ड होगा या सिल्वर या कोई भी नहीं होगा। तो हमने सिल्वर लिया है तो 10%। तो 10% को हम बोलते हैं टॉलरेंस, यानी इस पूरी वैल्यू का 10%, इस पूरी वैल्यू का 10% टॉलरेंस है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका यूनिट भी ओम होगा। तो दिस इज द कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। बाकी छोटे छोटे टॉपिक हमें पता ही है बेटा, ये करने की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर होते हैं तो उनका सम ये हो गया, और अगर रेजिस्टेंस उल्टा क्या गया सीरीज में पैरेलल में होंगे तो 1 करके लेना है हमें। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए। इस बोर्ड की एक खासियत है कि इस पे लिखा अच्छा जाता है चौक ग्रीन बोर्ड से, बट इसमें ये है कि इसको 2 बार साफ करना पड़ता है। दिस इज द बेस्ट बोर्ड फॉर टीचिंग, नहीं? चलिए अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी सेल। बेटा सेल क्या था? सेल में हमारे पास क्या होता है, एक बड़ी रॉड होती है, एक छोटी रॉड होती है, इनके बीच पोटेंशियल होता है। उसको मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया होता है, और इसको आगे हमने एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेटा इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, इस सेल के अंदर, ड्यू टू इंटरनल जो इनके मैकेनिज्म होता है, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी वजह से इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे स्मॉल हमने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी सेल के अंदर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, लिक्विड होता है, फिर कैथोड एनोड होती है, उस लिक्विड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है बेटा, ठीक है, इसमें करंट फ्लो होता है, यहाँ पे की लगी होती है की। तो अभी देखिए बेटा, एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है कि ये जो रॉड है, रॉड 1 एंड रॉड 2, इनके पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहेंगे। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड इफ करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब इस पूरे सर्कल में की जो है वो मतलब ऑन नहीं है, वो ऑफ है। अगर ये की ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इन दो रॉड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं EMF, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है देन इसे EMF नहीं कहेंगे, तब इसे कहेंगे TPD।
TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्यों कहेंगे, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि एप्सिलॉन माइनस IR इक्वल टू V। मतलब हमने कहा था कि अगर तो करंट फ्लो कर रहा है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो देखिए सीधी सी बात है, अगर तो I की वैल्यू 0 है तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मैक्सिमम जो डिफरेंस है इसे उसे EMF कहेंगे। इफ I 0 नहीं है देन ऑब्वियसली मैक्सिमम में से IR कम होगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर हमने इसमें चीज और भी देखी हुई है कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये जो वोल्ट मीटर है एक्चुअली ये वोल्टेज मेजर कर रहा है। तो ये जो वोल्ट मीटर होता है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन माइनस IR है, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वोल्टेज है, मींस V इज इक्वल टू IR। सो IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I स्मॉल r। सो हियर वी कैन राइट R प्लस R इक्वल टू एप्सिलॉन। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस। ठीक है, दिस इज नंबर वन इक्वेशन ये होगी। इसको सेकेंड इक्वेशन लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, एक टर्म और है इसी में से, फ्रॉम फर्स्ट में से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए IR को इधर ले आइए तो उधर बच गया एप्सिलॉन माइनस V। ठीक है, IR इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, सो वी कैन राइट हियर लाइक दिस। तो यहां से हमें स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I। तो I की वैल्यू को आप यहां से निकाल सकते हैं V बाई R। So it become epsilon minus V by R, ये epsilon by V minus 1 into R। पोटेंशियोमीटर में हम इसको यूज करें इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। उसके बाद आता है सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग। तो हम पहले सेल इन सीरीज करेंगे, फिर सेल इन पैरेलल करेंगे। सेल इन सीरीज। तो देखिए बेटा, सेल इन सीरीज में क्या है, हमारे पास सेल सीरीज में लगी हुई है। सपोज दो ही सेल लेता हूं मैं, इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1 R1, EMF एप्सिलॉन 2 R2। इस पॉइंट को क्या दो A, this point is B and this point is C। करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज में है। तो अगर मुझे A और B के बीच, देखो ये पॉइंट A है, ये B है, इनके बीच वोल्टेज निकालनी है, तो मैं क्या कहूंगा AB इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I R1।
अगर मुझे बी और सी के बीच निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। क्लियर है ना। ए और बी के बीच वोल्टेज क्या होगी, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम कि एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1। बी और सी के बीच क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। अब हमें निकालनी है ए और सी के बीच में, ए और सी। तो बेटा देखो आपको मैं बता दूं कि ए बी अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे तो उसका मतलब होता है ए माइनस बी, और अगर आप बी और सी के बीच निकाल रहे हो तो उसका मतलब है बी माइनस सी, और अगर आपको ए सी के बीच निकालना है तो इसका मतलब हो गया बी ए माइनस बी सी। तो अब अगर ध्यान से देखो इन तीनों इक्वेशंस को कि अगर आप ए बी में बी सी ऐड कर दो तो ये वाला बी इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए माइनस सी। तो हम कहेंगे कि हम ए बी और बी सी को ऐड कर देते हैं, सो इट बिकम ए सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2। सो ए और सी के बीच कितना आ गया बेटा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई कॉमन लेके R1 प्लस R2। तो ये इसको नंबर दे दो 1। हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो जनरल इक्वेशन। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो हमारे जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो क्या आ गया, ये हो गया, और हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ये तो मैंने दो ही सेल ली है ना। अगर दो की जगह 3 है, 4 है, 5 है, अप टू n है तो ये ऐड अप होते रहेंगे, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू n। और अगर ये आइडेंटिकल है सारी की सारी, ठीक है, इफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जितनी भी है एप्सिलॉन n तक सारी आइडेंटिकल है सपोज, तो उनका रेजिस्टेंस भी आइडेंटिकल होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या आ गया बेटा, n एप्सिलॉन, ठीक है, और हमारा R इक्विवेलेंट क्या आ गया, n R। तो अगर मुझे इस करंट की वैल्यू चाहिए, ये वाले करंट की, तो वो करंट हम कैसे निकाल लेंगे, हेंस करंट हमारा तो यही होगा ना बेटा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू कैपिटल R, क्योंकि R इक्विवेलेंट तो हो गया इनका सम, और R आपने एक्सटर्नली ऐड किया हुआ है तो वो भी हम ऐड करेंगे। सो इट बिकम n एप्सिलॉन अपॉन n R प्लस कैपिटल R। ये हमारे पास टोटल करंट आएगा। अब इसमें केस करवाए थे मैंने आपको। केस क्या होता है बेटा, अगर मान लो R इज फार ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, सो I इज इक्वल टू n एप्सिलॉन बाय R। और केस 2 में क्या है कि अगर nr फार ग्रेटर देन कैपिटल R, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया थर्ड फॉर्मूले से ये आ गया, यहां पे आ जाएगा ये I इज इक्वल टू n एप्सिलॉन बाय n R, तो ये कट गया n के साथ, तो ये आ गया एप्सिलॉन बाय R ओनली। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है बेटा, क्या, दिस इज योर केस सेकंड, दिस इज योर केस 1। मैं लाइन लगा देता हूं, कंफ्यूजन लगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास सपोज n सेल है जो कि सीरीज में है और जो कि सेम है, अब आप उनको किस में लगाओ कि आपके पास करंट मैक्सिमम आ जाए। आप क्या करें ऐसा, मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी सेल है जो किसमें है, वो सारी सेम है, उनका रेजिस्टेंस भी सेम है, उनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सेम हो गया, उनकी वोल्टेज भी सेम होगी, यानी ईएमएफ भी सेम होगी। अब मैं चाहता हूं कि उनको कैसे लगाया जाए, क्या किया जाए ताकि मुझे करंट मैक्सिमम मिले। अब आप देखिए यहां पे जो करंट आया है ये वाला,
दो बार लग गया। यहां पे जो करंट निकला है वो है एप्सिलॉन बाय आर, और इस केस में देखिए जो करंट आया है वो है एन एप्सिलॉन बाय आर, है ना, यहां मल्टीप्लाई हुआ है एन। तो मेरे पास करंट जो है इस कंडीशन में ज्यादा आ रहा है बेटा, इस कंडीशन में ज्यादा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर वी हैव एन नंबर ऑफ सेल हैविंग सेम internal distance, same EMF, so use these cell in series, but your external resistance must be greater than sum of all the resistance। आप यहाँ पे NR लिख दो तो आपके पास करंट मैक्सिमम आएगा। ये पूछेंगे आपसे, एग्जाम में पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में। देखिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा अभी, सेल इन पैरेलल। मैं फिर से कह रहा हूं चैप्टर रीकैप हो रहा है बेटा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आपको ये वीडियोस बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपका पूरा चैप्टर रीकैप हो जाए, जो चीजें आपको आती हैं वो शफल हो जाए। ठीक है जी, बहुत डिटेल में नहीं करा रहा ये चीजें मैं आपको। main motive to recap all the things which are on your mind। क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीजें आपने पूरे साल भर में पढ़ी है, तो एक क्लास में तो डिटेल में तो हम कर नहीं सकते, रीकैप कर सकते हैं। जब तक रीकैप नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। नाउ सेल इन पैरेलल, देखिए बेटा पैरेलल में क्या होगा, वही सेम कहानी कि सेल को पैरेलल में कर दो। वही दो सेल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये R है, एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2। अब यहां पे करंट अलग होगा बेटा क्योंकि पैरेलल में है, दोनों करंट मिलके यहां पे आएंगे। ठीक है, अब इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो अब यहां पे देखिए बेटा, आपके पास एक चीज सेम है कि जो वोल्टेज यहां पे है इन दोनों के बीच, वही वोल्टेज यहां पे है क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में है। क्लियर है ना बेटा, जो वोल्टेज आपकी यहां पे है वही वोल्टेज यहां पे है। सो वी कैन राइट देयर V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1 यहां पे। तो फिर मेरे पास यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन 1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली V को नीचे लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2, यहां से I2 आपका आ गया एप्सिलॉन 2 माइनस P अपॉन R। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो I1 I2 मिलके I बना रहे हैं। सो I1 और I2 मिलके I बनाया बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड को यहां पुट कर दो। तो एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1 नीचे R2 लिख दिया इज इक्वल टू I। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 this is equal to I. So we can write here epsilon 2 epsilon 1
सिंपल कैलकुलेशन किए जा रहा हूं, ये आ रहा है बेटा 1/r2, मैंने स्मॉल r लिखा हुआ है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इधर ले आइए, i को दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये आपका आ गया v आ गया। ठीक है, मतलब मैं वो पूरी टर्म इस तरफ ले आया, i को दूसरी तरफ ले जाएगा तो यहां पे आ जाएगा -i। क्लियर है बेटा? आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r1 r2 को ऊपर, r1 प्लस r2 को नीचे, तो v क्या आ गया तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r2 एप्सिलॉन 1, क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 3rd। बेटा आप जनरल इक्वेशन लिखो यहाँ पे, तो जनरल इक्वेशन है v इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस r इक्विवेलेंट, दिस इज 4। तो जब आप इस 3rd इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो हमें अपने रिजल्ट मिल गए। क्या मिल गए? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ये पूरी टर्म आ गई, और यहां से हमारे पास R इक्विवेलेंट जो है वो आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए इसको, बेटा मैं बोर्ड का एक हिस्सा क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो बच्चे लिख नहीं रहे डायरेक्ट समझ रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ पोर्शन ले रहा हूं मैं, तो देखिए अब क्या होगा बेटा, हमने ये तो निकाल दिया, R इक्विवेलेंट भी निकल गया। आप इसको ना R इक्विवेलेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा आगे जाके इजी रहेगा हमें, 1 अपॉन करके तो वही चीज आ जाएगी जगह पर। ठीक है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एन आइडेंटिकल सेल, जैसे मैंने सीरीज में कहा था कि अगर सेल आपके पास n है, यहां तो 2 ही ली थी, अब हम n ले रहे हैं बेटा, n सेल ले रहे हैं वो भी आइडेंटिकल, तो फिर हमारा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या होगा? देखिए अब आइडेंटिकल है सब कुछ, तो यहाँ पे R2 लिया था, यहाँ एप्सिलॉन 1, तो हम यहाँ पे लेंगे R एप्सिलॉन ओनली, अगले केस में भी R एप्सिलॉन ओनली, फिर ऐसे ही चलते रहेंगे एंड तक। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 2 ली थी तो 2 ही लिखिए, अगर n होती तो आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे R प्लस R एंड प्लस n टर्म्स में, तो हमारा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या आ गया, n R एप्सिलॉन अपॉन n R, सो R के साथ R, n के साथ n, सो इट बिकम एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन, हम यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन। सिमिलरली अगर हम 1/r इक्विवेलेंट निकालें तो क्या आ जाएगा, देखो 1/r अप टू n टर्म्स,
हम ये लिखेंगे ना n/r। तो यहां से हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया R/n। तो यानी कि पूरे के पूरे n आइडेंटिकल सिस्टम में हमने एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकाल लिया, R इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो हमारा जो करंट आएगा वो क्या होगा बेटा? करंट तो यही होता है ना, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो ये तो एप्सिलॉन ही आया सबके लिए, R का R लगेगा, R इक्विवेलेंट हो गया R/n। ठीक है जी। अब मैं सेकंड हाफ ले रहा हूं।